हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और माय फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एनएसपी ट्यूटोरियल्स। मैं निशांत आया हूं आप लोगों के लिए एक और पार्ट वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर। और इससे पहले 2 पार्ट अपलोड मैंने कर दिया है वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन आंसर सीरीज में। एंड आई होप कि उस चीज़ों से आपका बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। आप जब देख रहे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन कैसे करते हैं, अप्रोच आपका क्लियर हो रहा होगा। आई होप कि इन सभी जितने वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उनसे आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो एक लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एंड वन थिंग कि आप इन चैनल्स को, एनएसपी ट्यूटोरियल्स को और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो भी आपके नीट के दोस्त हैं या 11-12 के दोस्त हैं, कि उनका भी थोड़ा इससे फ़ायदा मिले। यहाँ पे मैं भी क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके चल रहा हूँ। एंड अभी ये जो पार्ट 3 जा रहा है तो इसमें आपका वर्क एनर्जी पावर का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके। एंड वन थिंग कि मैं एक और प्लान कर रहा हूँ कि अगर आपको रिक्वायर हो कि कि नहीं सर मुझे लेक्चर भी पढ़ना है, तो मैं आपके लिए लेक्चर भी रिकॉर्ड करके एंड अपलोड ऐसे करूँगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तब, नहीं तो क्वेश्चन आंसर सीरीज ही हम चलने देंगे, ठीक है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट करें मुझे, ठीक है ना। और थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब वाईटी स्टूडियो पर मैं देखता हूँ ना आप लोगों की हिस्ट्री कि लोग आते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इससे थोड़ा सा कहते हैं ना मनोबल डाउन हो जाता है। तो आप अपना भी सपोर्ट बनाए रखिए और हम आपके लिए यहाँ पे तो हैं ही, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 98 क्वेश्चन नंबर को जरा ध्यान से देखोगे तो क्या है, चलो इसमें एक कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे। क्या बोला, इफ अ सेल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन एक्सप्लोड्स इन द मिड एयर। याद रखो, कभी भी कोई बॉम्ब मिड एयर में एक्सप्लोड होगा या कोई भी कैनन से कोई भी सेल बाहर निकल के एक्सप्लोड होगा, इसके केस में हमेशा हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। क्यों, आओ बताते हैं। लेट सपोज कोई बॉम्ब यहाँ तक आया है, लेट सपोज यहाँ से v वेलोसिटी से m मास का कोई बॉम्ब है जो आया और मिड एयर में क्या हो गया, ऐसे ऐसे 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया। 2 पार्ट में जब भी एक्सप्लोड होगा ना तो ये अपने हाफ मास में आ जाएगा। डन, कितने मास में आएगा, हाफ मास में। तो ये m मास का बम था जो कि मिड एयर में ही ट्रेवल कर रहा था, तो इसकी m और v वेलोसिटी इधर ले लो ना, इस साइड, ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया मिड एयर में, और मिड एयर में एक्सप्लोड हो गया तो एक्सप्लोजन के बाद कोई भी एक टुकड़ा किसी साइड जाएगा, कोई एक टुकड़ा किसी साइड जाएगा। तो हम यहाँ पे हमेशा इसमें अजम्पशन लेके चलते हैं, एक टुकड़ा अगर इस साइड गया है लेट सपोज v1 वेलोसिटी से, तो दूसरा जो पार्ट होगा इस बॉम्ब या इस मास का वो इस साइड जाएगा v2 वेलोसिटी से। इस वाले केस में हमेशा एक चीज़ याद रखो, कोई भी बॉम्ब, कोई भी सेल फ्रॉम द कैनन अगर मिड एयर में एक्सप्लोड होता है तो m मास का बॉम्ब है, v वेलोसिटी जा रहा था, आफ्टर एक्सप्लोजन वो हमेशा 2 पार्ट में, 2 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं कुछ दिया तो 2 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है कितने इतने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उस रेशियो को ही फॉलो करना है। बट यहाँ कुछ नहीं है तो हाफ पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी अलग अलग होगी, एक जाएगा राइट साइड तो दूसरा जाएगा लेफ्ट साइड। ये हमेशा आपको इसको फॉलो करना है, इस बात को समझ के चलना है। एंड एक चीज़ और, कभी भी कोई बॉम्ब या शेल फ्रॉम द कैनन अगर एक्सप्लोड होता है तो एक्सप्लोजन हमेशा हमेशा बॉम्ब के अंदर इंटरनल फोर्स के कारण होता है। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सो आई कैन ईजिली से व्हाट, dp/dt इक्वल टू 0। तो अगर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 है, सो आई कैन ईजिली अगेन से व्हाट कि p कांस्टेंट है। p कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब है p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। ये बात हमेशा याद रखना। मोमेंटम कंजर्वेशन का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगना चाहिए। बॉम्ब एक्सप्लोजन हमेशा अपने इंटरनल फोर्स के कारण होता है। डन, ठीक है ना। इंटरनल फोर्स कैसे, जैसे कोई भी बॉम्ब है ना, एक बात और मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। लोग, अगर एक कोई भी बॉम्ब है ना तो बॉम्ब किसके वजह से एक्सप्लोड होता है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है ना, केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी की वजह से क्या होता है, एक्सप्लोड होता है। और एक्सप्लोड होने के बाद एक केमिकल एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी। एंड मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी टोटली से इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना।
काइनेटिक एनर्जी प्लस चलो अब इस बात का अगर जिक्र कर लिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझाते मैं यहाँ आ ही चुका हूँ तो पहले एक इस तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है ना। बॉम्ब किसमें? केमिकल एनर्जी चेंज होता है मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक और पोटेंशियल। जब स्टार्टिंग में बॉम्ब जा ही रहा था, जब हवा में जा रहा था, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। आफ्टर एक्सप्लोजन उसमें हो गया मैकेनिकल एनर्जी, एंड इस मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो जाएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यही मैकेनिकल एनर्जी बोल दो या टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल दो, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कम और टोटल इसमें आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर यहाँ पे टोटल का टोटल क्या पोटेंशियल एनर्जी में ही आफ्टर ऑल कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए इस केस में आप क्या बोल देते हैं कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी ही क्यों इंक्रीज होगी? स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी जो इस मास का बॉम्ब का था, सो ठीक है ना, इतनी है। तो आपसे पूछा एक्सप्लोजन के बाद, तो इसकी तो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी तो कमी हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी ही बढ़ रही है ना। तो इस केस से भी हम कह सकते हैं, बट ये तो लॉजिकल वाला हो गया, इससे आप नहीं भी ज़्यादा समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने जैसा हम क्लास में पढ़ चुके हैं और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे समझेंगे, ठीक है ना। इससे समझना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है ना, बच्चे उतना नहीं सोच पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा हायर फिजिक्स में चला जाता है, लेकिन 12th में आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, ठीक है। आइए चलिए फर्स्ट मेथड जो हम फार्मूला बेसिस पे इसको करके देखेंगे, उस पर देखते हैं। तो मिड एयर में कभी भी कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, इस केस में हम क्या कहेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा। तो चलो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इसमें कितना है? इनिशियल मोमेंटम, अच्छा एक चीज़ और, वेलोसिटी देखो, राइट हैंड साइड में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो इस राइट साइड में अगर इस साइड में वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, इस साइड के हम लेते हैं पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी इस साइड का है लेफ्ट साइड में तो होता है निगेटिव। हम इस चीज़ को अजम्पशन लेके चलते हैं। डन। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम कितना है? बॉम्ब का मास है m एंड v वेलोसिटी से जा रहा था। डन, ओके। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? देखो फाइनल मोमेंटम में m/2 इंटू v1 प्लस m/2 इंटू v2, बट v2 किसका हो जाएगा? माइनस के साथ। डन। सो m/2 v1 प्लस m/2 माइनस का v2, यही लिखेंगे ना। सो टोटल मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व ही होगा, मतलब p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इन दिस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है? मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू m/2 v1 माइनस m/2 v2। ओके, चलो इसमें आप कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? हाँ देखो, पहले तो m से m पूरा कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? v इक्वल टू v1/2 माइनस v2/2। 2 एलसीएम ले लो और राइट साइड में इसको लेकर आओ, यहाँ से हो जाएगा 2v इक्वल टू v1 माइनस v2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हमें चारों ऑप्शन चेक करके हम देखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसमें अपने को क्या निकालना है? चलो इसमें एक चीज़ और निकाल लो। नाउ काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो जरा। डेल के ई क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा? आफ्टर एक्सप्लोजन। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? बिफोर एक्सप्लोजन। डन। तो आफ्टर एक्सप्लोजन काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा? हाफ। देखो एक्सप्लोजन के बाद दो टुकड़ों में बट गया ना, m/2 और दोनों का अपनी अपनी वेलोसिटी है ना। चलो ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ। हाफ m/2 v फाइनल, v में क्या, एक तो v1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ m/2 माइनस का v2 का स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? बिफोर कॉलिजन का होगा ना इनिशियल वाला कंडीशन, तो हाफ कैपिटल मास m एंड v स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से देखते चलो जरा, इसको मैं सॉल्व कर लूँ। चलो कैसे लिखोगे? ऊपर में आ गया 1/2 का 1/4 करो, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। 1/4 m v1 स्क्वायर माइनस आ जाएगा, अच्छा माइनस नहीं प्लस ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस v2 का होल स्क्वायर है ना। तो 1/4 m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ से कुछ और कर सकते हैं क्या अपन? चलो देख लेते हैं। सो डेल के ई की जो वैल्यू आपके पास आ गई है, हाँ यहाँ से आप कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? ले लो कॉमन आप यहाँ से, मास कॉमन लो और बाई 2 कॉमन ले लो,
ठीक है ना। तो जैसे ही ये कॉमन ले लोगे, टू, हाँ ले लो कॉमन, v1 स्क्वायर बाई टू प्लस v2 स्क्वायर बाई टू माइनस v स्क्वायर। ओके, चलो सो m बाई टू, चलो एलसीएम ले लो जरा, टू एलसीएम ले लो तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। अब ये सोच रहे हो सर काहे फालतू में इतना लंबा ये कैलकुलेशन करो। देखो ये चीज़ आपको पता होता है, ठीक है ना, इसलिए हम ये कैलकुलेशन करके चेक करने वाले हैं, ठीक है ना। और सबसे सटीक और सबसे अच्छा लॉजिकल रीज़न भी यही है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ सीखना क्या था कि कभी भी एक्सप्लोजन होना किसी भी बॉम्ब का मिड एयर में, तो हमेशा वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होता ही होता है। और इनिशियल केस क्या है, बिफोर कोलिजन, आफ्टर केस क्या है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। चलो अब इस बात में इसकी कोई वैल्यू मुझे बता दे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। इसकी कोई वैल्यू अगर मुझे बता दे तो मेरा काम बन जाएगा। m/4 बाहर निकाल दो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। इसकी कोई वैल्यू बता दे तो हम डेल के ई के बारे में बता सकते। देखो अगर डेल के ई पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब आफ्टर एक्सप्लोजन काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आई है। चलो कोई इसकी वैल्यू बता दे। इसकी वैल्यू कहाँ से निकालोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से ऊपर में आओ और देखो तो क्या मोमेंटम जब कंजर्व किए थे तो ए वाला इक्वेशन आया था। चलो इस इक्वेशन से क्या, इस इक्वेशन से आप ए वाली वैल्यू चुरा सकते हो। हाँ जी, कुछ कोशिश करो, कैसे करें कैसे करें। चलो दोनों साइड कर दो स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 2v का स्क्वायर, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, जगह तो नहीं है बट फिर भी आप यहाँ पे समझो, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। डन। तो इसका क्या हो गया 4v स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ठीक है ना, इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो जरा देखो तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर है ना। चलो इसको पहले मैं क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 लिख दूँ, ठीक है ना, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1 ही मैं इसको मान के चलता हूँ, ठीक है ना। ओके सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। 1 से इसकी वैल्यू चुराओ और 2 में पुट करो। 1 में जरा ध्यान से देखो तो, यहाँ से ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू 4v स्क्वायर माइनस 2v1 v2। डन ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो सो डेल के ई की जो वैल्यू हो जाएगी अपने पास m/4, एक बार और मैं देख लूँ क्या है, 4v स्क्वायर माइनस 2v1 v2, 4v स्क्वायर माइनस 2v1 v2 एंड माइनस का 2v स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो v1 हाँ नहीं यार, ये है आपका प्लस है, ठीक है ना, 2v1 v2 राइट साइड में आ जाएगा तो प्लस हो गया, तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, ये आपका प्लस है। ओके चलो सो डेल के ई की वैल्यू कितनी आ गई, m/4, 4v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, इट इज़ अ 2v स्क्वायर प्लस 2v1 v2। ध्यान से देखो इस चीज़ को, ए वाला जो टर्म है, क्या ये टर्म पूरा का पूरा प्लस में है, प्लस में है, दैट मीन्स कि ये टर्म पॉजिटिव आएगा। अगर डेल के ई पॉजिटिव आ गया, ये पूरा टर्म जब सॉल्व करोगे तो क्या पॉजिटिव आएगा। ओके अगर डेल के ई अगर हमारा टर्म, क्योंकि पॉजिटिव इंटू m/4 तो पॉजिटिव ही है, तो टर्म आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पॉजिटिव। सो नाउ वी कैन से व्हाट कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल ज़्यादा होगा इनिशियल से। अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल से ज़्यादा है तो फाइनल मतलब आफ्टर एक्सप्लोजन, मतलब बाद में इसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी। डन, वेलोसिटी बढ़ी होगी तो मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर में देखो 98 का ऑप्शन नंबर है, क्या बोला, इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज है। बिल्कुल करेक्ट है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हुई है। एंड सेकेंड ऑप्शन देखो, इट्स टोटल मोमेंटम एनर्जी इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी, इट्स
टोटल मोमेंटम एनर्जी डिक्रीजेज। बी और सी तो दोनों गलत है, इसीलिए तो आपको ये चीज़ सिखाया है कि कभी भी ये वाला केस हो बॉम्ब का एक्सप्लोजन का या कभी कैनन से सेल का एक्सप्लोजन का, तो हमेशा 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 क्या आप ये चीज़ पढ़ चुके हो अब कि सर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्व का मतलब होता है कि इनिशियल मोमेंटम जितना है फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होगा, तो ना ही मोमेंटम इंक्रीज करेगा एंड ना ही मोमेंटम डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन बी और सी हो गया गलत। तो नाउ करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप कि ये चीज़ें पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना है, ठीक है ना। जल्दी से करो कमेंट और जल्दी से करो लाइक और करो शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर बढ़ते हम आगे, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। सब्सक्राइब किया क्या? चलो जल्दी से करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोला है? अ बॉल ऑफ मास m हिट्स द फ्लोर मेकिंग एन एंगल थीटा एस ओन इन द फिगर। चलो मैं भी बना लेता हूँ, डन, ठीक है ना। तो कोई एक बॉल है, ऐसे आया और ऐसे चला गया, ठीक है ना, ऐसे आया ऐसे चला गया। इधर एंगल थीटा है, इधर एंगल थीटा डैश है, ठीक है ना। v वेलोसिटी से आता है और v डैश वेलोसिटी से चला जाता है। अच्छी बात है, जाने दो, जा रहा है तो। चलो, इसमें पूछा है इफ e इज द कोएफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन देन विच रिलेशन इज ट्रू फॉर द वेलोसिटी कंपोनेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ओके, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो वेलोसिटी का है ना, ये तो कौन सा कोलिजन हो रहा है, ध्यान से देखो। हेड ऑन कोलिजन है क्या? नहीं, ये है इंक्लाइन, ठीक है ना, इंक्लाइन कोलिजन है, ठीक है ना। ओके, तो v की पहले कंपोनेंट देखो, क्या v का कंपोनेंट एक इधर और एक इधर आ जाएगा, आएगा ना, पक्का। तो एक नीचे जो आएगा, ये नीचे जो आ रहा है आप यहाँ से दिखाओगे, जिधर थीटा होता है उधर v cos थीटा, और इस साइड में क्या हो जाएगा, v sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। नाउ ऐसे v डैश का देखो, तो v डैश इधर जा रहा है, तो v डैश का, अरे v डैश का एक कंपोनेंट इस साइड है, एक मिनट, v डैश का एक कंपोनेंट इस साइड है और दूसरा कंपोनेंट क्या, इस साइड है कि नहीं है। इधर कितना, v डैश साइन थीटा, और ऊपर में कितना हो गया, v डैश कॉस थीटा। ये बात मानते हो ना? चलो डन। तो देखो इस केस में जो परपेंडिकुलर तो सरफेस, ये क्या है आपका, सरफेस है। तो परपेंडिकुलर सरफेस में क्या है, देखो सरफेस के नियर ही तो सरफेस के साइड ही बॉल आता है, सरफेस से दूर भाग रहा है। तो जो आप वेलोसिटी सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोच वाली जो पढ़ते हो, वेलोसिटी सेपरेशन ऑफ वेलोसिटी और अप्रोच जो पढ़ते हो, तो सरफेस के नॉर्मल में ही तो सेपरेशन और अप्रोच होगा। बट along the surface का मतलब पैरेलल टू द सरफेस। जरा पैरेलल टू द सरफेस देखोगे तो क्या पैरेलल टू द सरफेस में कोई भी चीज़ें चेंज होगी क्या, वेलोसिटी? जब वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, सो आई कैन ईजिली से इज व्हाट, कि सर v साइन थीटा इक्वल टू v डैश साइन थीटा। हम इस बात को आराम से बहुत ईजिली कह सकते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी किधर का चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर द सरफेस। अगर परपेंडिकुलर द सरफेस चेंज हो रहा है तभी तो वेलोसिटी अप्रोच और सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हो ना। बट पैरेलल टू द सरफेस में कुछ नहीं चेंज हो रहा है, तो आपसे दोनों की दोनों वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, बिफोर अ रबर बॉल बाउंसेस ऑफ फ्रॉम द फ्लोर द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर। देखो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूँ ना तो ध्यान से आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ो। विद द फ्लोर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। बोला है कि मान लो इस सरफेस है, कोई एक रबर बॉल है, ये ठीक है, ये आया और ज़मीन पे टकराया। जब यहाँ टकराया और टकराने के बाद फिर से यहाँ बाउंस होगा। बट बोला है कि जब ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे, जब टी टाइम कोई होगा, ये फ्रैक्शन ऑफ टी टाइम तक जब तक ये टकरा रहा था, जब तक ये यहाँ पे टकराने के बाद बाउंस हुआ था ना, जब तक ये टकरा रहा था, तो उस टाइम पे आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
इसमें जब कभी भी अगर कोई बॉल अगर आया और सरफेस से टकराया, तो जब कभी भी सरफेस से टकराता रहेगा तो बॉल क्या होगा, कंप्रेस होगा। और जब कभी भी जब बॉल कंप्रेस होगा तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी एंड पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को, व्हेन द बॉल collides with the floor, then compression starts in the ball। ठीक है ना, जब वो कोलाइड करेगा तो उसमें बॉल में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, सो एज द बॉल is compress, then its potential energy increases and the kinetic energy of the ball is decreases। ठीक है ना, जब ये इसकी क्या होगा, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है ना, कुछ भी इंक्रीज करे लेकिन टोटल एनर्जी इसका क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है ना, टोटल एनर्जी इसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मैं यहाँ से एक बात बोल और सकता हूँ कि एट एनी इंस्टेंट टोटल एनर्जी ऑफ the ball remains constant। ठीक है ना, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो भी एनर्जी होगी किसकी, इस बॉल की, वो टोटल क्या हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ही होगा और ये किसकी है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड है, किस टाइम पे, कोलिजन के टाइम पे। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है ना, फर्स्ट आंसर क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वैलिड। नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, जितना पहले था उतना ही एनर्जी बाद में होगा। ठीक है ना, बाद में बस क्या है कि सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी चेंज होकर किस में जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से एक चीज़ और, आपके मॉड्यूल में इसका आंसर सिर्फ बी दिया होगा, बट इसका आंसर बी नहीं हो, ओनली बी नहीं होगा, सी भी होगा। सी को जरा पढ़ो तो, सी में क्या बोला है, एज बॉल इज कंप्रेस्ड देन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द कंप्रेस पोटेंशियल एनर्जी। यही चीज़ तो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है कि जैसे जैसे उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता चला जाएगा वैसे आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी, बॉल की काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी एंड उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो 100 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। देखो डिस्कशन में यही फायदा होता है कि आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता चलता है और कोई भी अगर बुक में या मॉड्यूल में कोई भी मिस्टेक्स होती है कभी भी, तो आप उसको करेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है ना, डन, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 101। 101 में क्या बोलता है, अ बैग ऑफ सैंड ऑफ मास 9.8 kg सस्पेंडेड बाय ए रोप, अ बुलेट ऑफ 200 ग्राम ट्रेवलिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, देन लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट। बहुत आसान, आ जाओ, ये तो केस आपने क्लास में भी कर रखा है। ठीक है ना, चलो मान लो कि ए कोई क्या है, ठीक है ना, बुलेट। ठीक है ना, और ये बुलेट कितने का है, 200 ग्राम का है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो कोई ऐसा, इस तरीके का मैं कह रहा हूँ, यहाँ से कोई हैंगिंग पोजीशन में। ठीक है ना, ये क्या है, बैग ऑफ सैंड है, सॉरी बैग, और इसका मास कितना है, 9.8 kg है और ये पहले किस में है, रेस्ट में है। ठीक है ना, तो क्या होगा, बुलेट आएगा और इसको क्या करेगा, इस पर स्ट्राइक कर जाएगा। स्ट्राइक करने के बाद, मैं यहाँ पे एक और फिगर बना रहा हूँ, स्ट्राइक करने के बाद ये ऊपर वाला तो तुम्हारा क्या हो गया, बिफोर कोलिजन वाला है। ये कौन सा फिगर है, बिफोर कोलिजन, एंड दिस आफ्टर एरो के बाद मैं आफ्टर कोलिजन बना रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ये जो आपका सैंड ऑफ बैग है ना, इसके अंदर में ये बुलेट एम्बेडेड होके रह जाएगा। डन, कोई दिक्कत,
नहीं। तो जब बुलेट की जो वेलोसिटी है, बुलेट तो वी वेलोसिटी से ही रहा था, तो वी वेलोसिटी से बैग ऑफ सैंड पे टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों एक साथ आगे डिस्प्लेस करेंगे। तो नाउ इसकी वेलोसिटी लेट सपोज वी, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ये पूछा है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है कि बैग ऑफ सैंड के अंदर में ही क्या बुलेट एम्बेडेड हो गया। तो अब इस सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया, बैग का कितना था 9.8 और 200 ग्राम किसका है, बुलेट का है। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 kg। इस पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया, ध्यान से देखोगे तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया 10 kg। और इस पूरा सिस्टम की वेलोसिटी क्या, वी वेलोसिटी से आगे जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ रखा है। तो चलो, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि अगर F एक्सटर्नल नहीं लगता है तो मोमेंटम फिर से कंजर्व है, और मोमेंटम कंजर्व है तो हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल क्या है, बिफोर कोलिजन, फाइनल क्या है, आफ्टर कोलिजन। ये जो केस आपने देखा था ना, ये कौन सा है, आफ्टर कोलिजन का है। तो बिफोर कोलिजन क्या लिखोगे, बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी प्लस सैंड का जो बैग है उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी, क्योंकि सैंड और बैग किस में है, बैग ऑफ सैंड किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, u इक्वल टू 0, इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, पी आई इक्वल टू पी एफ है ना। तो 0.2, 200 ग्राम को मैं 0.2 kg लिख सकता हूँ ना। इन द फिजिक्स ऑल द पैरामीटर्स ऑल द गिवन क्वांटिटी डाटा शुड बी इन द ऐसा यूनिट आपको लेना ही लेना है, इनटू वेलोसिटी कितना है 10, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। नहीं तो अगर आपको इसमें दिक्कत है तो पहले ऐसे लिखो, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ सैंड का ऐसे लिख देता हूँ, बैग ऑफ सैंड एंड वेलोसिटी ऑफ सैंड इक्वल टू सिस्टम का जो मास है, सिस्टम का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ बैग प्लस मास ऑफ सैंड और इसकी जो वेलोसिटी है, सो डन। चलो अब कर दे 0 इंटू 10 इंटू 0.2 इंटू 10 प्लस, अच्छा सैंड का कितना था 9.8, लेकिन वो उसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, इक्वल टू, ठीक है ना। एम बी प्लस एम एस को कितना लिखोगे 0.2 प्लस 9.8, 200 ग्राम को कितना लिख दिया मैंने 0.2, ठीक है ना, 2 kg इसका भी। तो यहाँ पे आपको वी मतलब आफ्टर कोलिजन स्ट्राइक करने के बाद एम्बेडेड होने के बाद सिस्टम की वेलोसिटी कितनी है, वी वेलोसिटी, पहले अपन वो निकाल दें। आ जाओ जरा इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 से 10 कट गया, इधर हो गया 2 प्लस 0, उधर हो गया 10 इंटू वी। तो यहाँ से ध्यान से अगर देखोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 2/10 बोले तो 0.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे ही बुलेट एम्बेडेड हो गया बैग ऑफ सैंड में, सैंड ऑफ बैग में सॉरी, तो आपको किस में हो जाएगा, लाइक उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, लॉस बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। देखो ना लॉस तो सीधा सीधा दिख भी रहा है, कैसे दिख रहा है, बुलेट की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब बाद में एम्बेडेड होने का टकराने के बाद कितनी हो गई 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो लॉस तो है ही ना। तो अपन यहाँ से लॉस कैसे बताएंगे, नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, कैसे लिखोगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या ही हो जाएगा, तो जो भी लॉस हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा, वही तो लॉस है उसका, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ, क्योंकि इनिशियल में जो बैग है उसका तो कोई वेलोसिटी नहीं है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0, ओनली किसका होगा, बुलेट का होगा, तो 0.2 इंटू 10 का स्क्वायर, डन। ये हो गया तुम्हारा इनिशियल। फाइनल में किसका है, पूरे सिस्टम का है, तो हाफ, सिस्टम का मास कितना है 10 और सिस्टम की वेलोसिटी 0.2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको अच्छे से सॉल्व करो, इसका कर दो नीचे 10, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया और 100/10 माइनस उधर देखो उधर कितना हो जाएगा, अगर कैलकुलेट अच्छे से करोगे तो 2 2 जा 4, 4/2/10 हो गया ना, तो 4/100, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 4/100, एक जीरो से एक जीरो इधर गया, 2 से 2 इधर गया, तो यहाँ से भी एक चला गया, तो 10 माइनस 2/10, कोई दिक्कत, तो 10 माइनस 0.2, ठीक है ना। ये क्या निकल रहे हो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी,
तो 10 में से पॉइंट हो गया तो 9.8 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या कहता है? ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 collides with another object of mass m2 which is at rest. After the collision the objects move with equal speeds in opposite direction। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखना है। द रेशियो ऑफ द मासेस m2 by m1 पूछा, ध्यान से, हमेशा आपसे m1 अपॉन m2 पूछता है ना, यहाँ पे m2 by m1 पूछ दिया। तो क्वेश्चन क्या बोलता है उसको भी ध्यान से अपने को देखना है, ठीक है ना। चलो पहले डायग्राम बना ले। डायग्राम में क्या बोला है कि m1 मास जो है कोलाइड कर रहा है m2 मास से, और m2 मास किस पे है? रेस्ट पे है, तभी तो कोलिजन हो भी पाएगा ना। चलो ये आपका सरफेस है, ए था कोई, ठीक है ना, m1 मास है, ए जा रहा है v वेलोसिटी से, और यहाँ पे ऑलरेडी एक कोई m2 मास रखा हुआ है, और इस ये किस में है? रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है, ठीक है ना। ये आपका हो गया बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, डन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? देखो क्या ही होगा, समझो इस बात को। ये जाएगा जाएगा v से जाएगा जाएगा जाएगा, इससे टकराएगा, इससे जैसे ही कोलाइड होगा तो क्या हो जाएगा? m2 भी आगे मूव करेगा और m1 की वेलोसिटी कम हो जाएगी टकराने। जैसे देखो यार, तुम दौड़ते दौड़ते जाओ, किसी इंसान से टकरा जाओ तो तुम्हारी वेलोसिटी कम हो जाती है ना, और जो इंसान खड़ा था वो तो धक्का मार के आगे गिर जाता है, तो उसकी वेलोसिटी पहले के केस के कंपेरिजन में बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सेम केस यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो आफ्टर कोलिजन में यहाँ पे क्या बोला है? आफ्टर कोलिजन में आपको बताया कि दोनों वेलोसिटी क्या करेगा? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो m2 बॉडी जो है वो गया इधर अगर v1 से, तो m1 बॉडी कैसे जाएगा? इधर जाएगा v1 से। अच्छा v1 से क्यों? क्योंकि बोला इक्वल वेलोसिटी से जा रहा है, सॉरी हाँ इक्वल स्पीड से जा रहा है, और दोनों की देखो तो डायरेक्शन अपोजिट है, बस हो गया। तो इस केस में हम क्या करना है? देखो सबसे पहले तो कभी भी कोलिजन में यहाँ पे क्या करना है? कोलिजन में हमेशा हमेशा मोमेंटम कंजर्व होता ही होता है, क्योंकि देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्सेस देन आई कैन ईजिली से व्हाट? मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो आई कैन ईजिली राइट व्हाट? कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो मोमेंटम क्या होगा? पी आई इक्वल टू पी एफ, ठीक है ना। चलो तो इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखेंगे? बिफोर कोलिजन को बोलते हैं इनिशियल, आफ्टर कोलिजन हो गया फाइनल। तो बिफोर कोलिजन में मोमेंटम लिखना है तो m1 इंटू वी एंड m2 इंटू m2 का जो भी क्या है? वेलोसिटी है। तो चलो लिखना शुरू कर दो। अच्छा एक बात और, वेलोसिटी है ना, तो इस वाले साइड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इस वाले साइड वाले का डायरेक्शन वेलोसिटी का निगेटिव है, ठीक है ना। चलो तो क्या लिख दूँ? m1 इंटू वी प्लस m2 इंटू 0। मोमेंटम फाइनल का कितना हो जाएगा? देखो m2 इंटू v1 प्लस m1 इंटू माइनस का v1 हो जाएगा। यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो m1v इक्वल टू, आप यहाँ से लिख दो m2v1 माइनस m1v1, ठीक है ना, डन। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि v आपको ऑलरेडी पहले बोल रखा था ना कि v वेलोसिटी से जा रहा था, v तो टकराया, तो यहाँ पे आप निकाल लो v1 निकाल लो। v1 कैसे निकाल लोगे? m1v अपॉन m2 माइनस m1। राइट हैंड साइड में v1 ले लिया कॉमन, तो m2 माइनस m1 आ गया, डन। ये हमारा आ गया v1। ये तो पूछा भी नहीं था, हमसे पूछा है मास का रेशियो बताओ, तो चलो मास का भी रेशियो बताते हैं। अब यहाँ पे कोई भी कोलिजन का नाम नहीं दिया, तो अपने को क्या मानना है? इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? इलास्टिक। अच्छा इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? 1, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू हो जाती है 1, और सबको याद होगा ई कैसे लिखते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन कब होता है? आफ्टर कोलिजन। अप्रोच कब होता है? बिफोर कोलिजन। ये सारी बातें याद रखनी है माइंड में, ठीक है ना। तो ई की वैल्यू कितनी है? जरा देखो तो, सेपरेशन वाला कौन आएगा? यही तो तुम्हारा आफ्टर कोलिजन वाला ही तो सेपरेशन का है। सेपरेशन में कैसे लिखोगे? दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं ना, तो ऐसे लिखो। आपको ऐसे याद भी होगा पहले से भी, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, और इसी को आप क्या लिखते हो? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। यहाँ दोनों बॉडी है, फर्स्ट नंबर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u1 और सेकेंड नंबर वेलोसिटी बॉडी की u2।
फर्स्ट नंबर बॉडी की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1, सेकेंड नंबर की v2। ये सब चीज़ें यहाँ पे देख लो। ये अगर बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आ जाओ। तो E की वैल्यू कितनी होगी, v2 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, v1 माइनस का v1, कोई दिक्कत नहीं ना। अप्रोच में क्या हो जाएगा, u1 कितना आपका दे रखा था v, और रेस्ट में दूसरी बॉडी थी, इसकी वैल्यू 0। जरा ध्यान से देखोगे तो v1 प्लस v1 अपॉन v। तो E की वैल्यू कितनी होती है इलास्टिक में, 1 होती है। क्या यही वैल्यू 2v1/v हो गया, ठीक है ना। चलो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, v1 की वैल्यू कितनी हो गई, v/2। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गया। एक तो इक्वेशन नंबर, दिस इज द 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और मास का रेशियो निकालो, कोई दिक्कत नहीं ना। कैसे करेंगे देखो, v1 की वैल्यू क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 से v1 की वैल्यू चुराओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। सो नाउ putting the value of v1 from equation number 2 in equation number 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है, v1 इक्वल टू m1v, मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, v1 इक्वल टू m1v अपॉन m2 माइनस m2 प्योर आप यहाँ से कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स है। तो v1 के जगह पे क्या पुट कर दोगे, v/2 पुट कर दो। तो m1 इंटू वी अपॉन m2 माइनस m1, v से v कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखो तो 1/2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 माइनस m1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो जरा। तो m2 माइनस m1 इक्वल टू 2m1, m1 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो m2 इक्वल टू 3m1। आपसे m2/m1 ही तो पूछा है, तो m2/m1, m1 को नीचे लेकर आओ तो इधर हो जाएगा 3:1। सो आंसर इज द 3:1। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट में नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कॉलिजन हुआ है दो बॉडी में तो मोमेंटम कंजर्व है। देखो यार पूरे कॉलिजन में क्या ही करना है तुमको, मोमेंटम कंजर्व तो बेसिक है, करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद देखो कि कॉलिजन कैसा है, और कॉलिजन जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको अप्लाई करना आता ही आता है। डन। ये दो छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें हैं, इतनी बात याद रखोगे और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सही है तो बढ़िया से आंसर आ जाएगा। डन। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज द 103। अब 103 में क्या बोला, पढ़ो। 2 बिलियर्ड्स balls of mass 0.05 kg each moving in opposite direction with 10 meter per second collide and rebound with the same speed if the time duration of contact is t equal to 0.005 second, then what is the forces exerted on the ball due to each other। अरे एक बॉल ने दूसरे पे कितना फोर्स एग्जर्ट किया। सो चलो पहले डायग्राम बना ले, आ जाओ। डायग्राम में क्या बोला है कि 2 बिलियर्ड्स बॉल है जिसका मास दे रखा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और क्योंकि कोलाइड होना है, देखो यार ये दोनों बॉल ले लो, रुक जाओ यार, बॉल एक्चुअल में छोटा छोटा बनाता हूँ मैं। ये ले लो m1 बॉल, ये ले लो m2 बॉल। कहोगे दोनों अपोजिट, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो कभी जिंदगी में नहीं टकरा पाएगा। जब नहीं टकराएगा तो ऐसा डायरेक्शन थोड़ी ना देना है। फिर अपन इसका डायरेक्शन क्या पॉसिबल देंगे, देखो इसका मतलब ए जा रहा होगा इधर और ए आ रहा होगा इधर, तभी तो दोनों आपस में टकराएगा, अदरवाइज कैसे टकराएगा फिर। चलो दोनों का मास कितना है, मास दोनों का सेम है 0.05 kg, इसका भी मास है एंड 0.05 kg इसका भी मास है। डन। और अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका भी है एंड 10 मीटर पर सेकेंड इसका भी है। मतलब इसका वेलोसिटी u1 जो है इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी u2 जो है इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं ना। ओके। सो ये हो गया तुम्हारा बिफोर कोलिजन। तो दोनों कोलाइड करने के बाद क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, ठीक है ना। ओके। और रीबाउंडेड विद द सेम स्पीड, जिस स्पीड से पहले जा रहा था उसी स्पीड से रीबाउंडेड हो गया, तो ये जाएगा फिर से अगेन 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब v1 आ गया इस साइड में
और इसकी v2 चली गई इस साइड में, जो कि कितना है 10 मीटर पर सेकेंड इस साइड में। कोई दिक्कत नहीं है। जब इतनी बातें अगर आपको यहाँ पे गिवन है तो आप यहाँ पे क्या करो, कोलिजन हो ही रहा है, और कोलिजन हो रहा है तो हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। अगर मोमेंटम को कंजर्व करोगे तो पी आई इक्वल टू पी एफ लिख सकते हैं ना, लिखना शुरू कर दो। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है ना। तो ये तो हमने कर दिया, मोमेंटम कंजर्व करोगे तो इतना। अच्छा, इसमें अगर चेंज इन मोमेंटम में अगर निकाल दूँ तो, कि मोमेंटम का चेंज क्योंकि फोर्स निकालना है ना, तो चेंज इन मोमेंटम जरा निकालो। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डेल पी निकाल दूँ, डेल पी का मोड वैल्यू ले लो, कितना ही हो जाएगा, ध्यान से देखो। डेल पी बोले तो m1v1 प्लस m2v2 में से इसको क्या कर दो, m1v1 प्लस m2v2 को करोगे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करना चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, m1v1, अरे सीधा सीधा ऐसे लिख दो ना, पी एफ माइनस पी आई, डन। कोई दिक्कत नहीं है। जब करोगे कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन करने पे m1 और 1 मिनट, अपने पास यहाँ पे कैसे, यहाँ पे पी एफ कितना है, m1v1 प्लस m2v2 तो है ही है, एंड माइनस का m1u1 प्लस m2u2। और सब देखो यार, क्योंकि क्या है ना कि दोनों सेम मास और सेम वेलोसिटी चल ही रहा है, और क्योंकि आपको वेलोसिटी क्या रखना है, दोनों का सेम ही रखना है, ठीक है ना। और बस डायरेक्शन को देखते हुए कौन किधर प्लस है कौन किधर माइनस है, वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या दोनों का मल्टीपल ही आ जाएगा। अरे मास इंटू, क्योंकि मास और वेलोसिटी सब सेम ही है, तो 2 इंटू मास इंटू, मतलब डायरेक्ट यहाँ लिख दो ना, 2 इंटू मास कितना है 0.05 इंटू 10, वेलोसिटी 10 ही है ना। चलो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से नीचे आ गया 100, ए से ए गया और 2 से गया 5 और 5 से 5 ये चला गया, तो डेल पी की वैल्यू आ गई अपने पास 1। अगर डेल पी 1 आ गया है तो अपने को फोर्स बोला है ना, एक दूसरे से टकराते समय में कितना होगा, तो फोर्स अगर निकालोगे तो फोर्स की वैल्यू डेल पी बाई यहाँ पे कितना लिख दोगे, डेल डी। डेल पी कितना है 1, डेल टी कितना है, टाइम कितना लेना है 0.005, इतना करोगे तो नीचे का डेसिमल उड़ के चला जाएगा, ऊपर में कितना 1 इंटू 1000, ठीक है ना। 5 से चला गया कितना 200, तो फोर्स की वैल्यू आ गई 200 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। एनी डाउट? आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 104। 104 को देखो क्या बोला, कॉलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन टू सॉलिड स्पेयर्स डिनोटेड 1 एंड 2, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्पेयर u1 3 मीटर पर सेकेंड, u2 है 1.5 मीटर पर सेकेंड। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। सॉरी, चलो, दिस इज द मास m1, दिस इज द मास m2, ठीक है ना। दोनों के दोनों सॉलिड स्पेयर है, 1 एंड 2 से दिया गया u1। चलो ये 1 है तो इसकी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, इधर दिखाना पड़ेगा, और m2 कितना है आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड, इसको इधर दिखाओ। तो ये आपका हो गया u1 और ये हो गया u2, ये हो गया आपका बिफोर कोलिजन। तो दोनों कोलाइड होने के बाद ये फिर से m1, ये फिर से m2, ठीक है ना। तो कोलिजन के बाद क्या, फाइनल वेलोसिटी v1 कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड इसका है, एंड v2 कितना हो गया 3.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ओके, अगर ऐसा है तो द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज नियरली, तो आपसे ई की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। नहीं कुछ दिया है तो इसको इधर ही दिखाओ, इसको इधर ही दिखाओ, डन, कोई दिक्कत नहीं, हम दिखा सकते हैं ऐसा। अगर कुछ भी नहीं दिया कि कौन किधर जा रहा है तो आप जैसा स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन आप ले रहे हो वही डायरेक्शन आपको वेलोसिटी का भी लेते चलना है। इधर क्या हो गया आफ्टर कोलिजन, ई आपको निकालना है। चलो निकालो, सब कुछ तो दे ही रखा है। ई क्या होता है, सिंपल सा ई की वैल्यू पुट करना है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड द फार्मूला ऑफ यू,
ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोई दिक्कत? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखते हो? v2 माइनस v1 एंड u1 माइनस v2। डन। चलो ई की वैल्यू ध्यान से देखो, v2 कितना है? 3.5। राइट हैंड साइड में देखो, इस साइड में सारी की सारी वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, और सब के सब, अगर इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में कुछ नहीं बोला है तो सब के सब राइट साइड में ही लो, ठीक है ना। माइनस v1 कितना है देखोगे तो 2.5 है ना, 2.5 ओके, अपॉन u1 कितना है 3 माइनस, और u2 कितना है 1.5। ध्यान से देखो 3 इसकी वैल्यू कितनी, ऊपर में 1, नीचे कितना आ जाएगा 1.5। यहाँ का डेसिमल गया ऊपर, ई की वैल्यू आ गई 2/3। 2/3 कितना होता है? ध्यान से देखो 0.67। तो 0.67 इज योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो 104 खत्म। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 105। 104 हो चुका है ना, नाउ द 105। 105 में पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। तो a billiards ball of mass m moving with a velocity v1 collides with another ball of the same mass but at rest। चलो सेम मास है ना, ये m मास है और ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, ठीक है ना, प्लस एक कोई दूसरा बिलियर्ड्स बॉल सेम मास का है और ये रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब होता है इसका u1 अगर दिखा दो तो u2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। इफ़ द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन अगर हुआ है तो द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस आफ्टर द कोलिजन, देखो ये सबसे पहला किसका है? हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है ना। हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही सरफेस पे दोनों बॉल रखे हुए हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये दोनों के दोनों जाएंगे आपस में से टकराएंगे, तो ए वाला बॉल और ए वाला बॉल, इस बॉल की वेलोसिटी इधर v1 हो जाएगी और इस बॉल की वेलोसिटी इधर v2 हो जाएगी, मतलब सेम डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक है ना। तो सेम डायरेक्शन मूव करने को ही, जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन मूव करने को क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। तो अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। डन, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। कभी भी इलास्टिक कोलिजन में, इन एन इलास्टिक कोलिजन, अगर बॉडी कोलाइड करता है किसी दूसरे आइडेंटिकल बॉडी से जो कि रेस्ट में रखा हो, ठीक है ना, तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाता है, लाइन ऑफ मोशन सेम रहता है। तो लाइन ऑफ मोशन क्या रहेगा? सेम। अच्छा, इस केस में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें क्या बोला है, अच्छा इसमें इलास्टिक कोलिजन अगर नहीं भी बोला तो हम इलास्टिक कोलिजन ले मान लो, अगर इलास्टिक कोलिजन अगर आप ले लेते हो तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी, क्योंकि मास सेम है ना। इंटरचेंज होने का मतलब v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u2 के बराबर, और v2 की वैल्यू हो जाएगी u1 के बराबर। अगर इलास्टिक कोलिजन, अच्छा इलास्टिक कोलिजन दे ही तो रखा है इसमें, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक। तो एक कॉन्सेप्ट आपने एक्स्ट्रा यहाँ भी सीख लिया कि अगर मास सेम हो और इलास्टिक कोलिजन है तो आफ्टर कोलिजन दोनों मास की जो वेलोसिटी होती है वो इंटरचेंज कर जाती है। ओके, सो 105 का, और लाइन ऑफ मोशन हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, जैसे आ रहा था वैसे ही जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट पढ़ो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन बट नॉट इन इलास्टिक कोलिजन। रॉन्ग, रॉन्ग, ये सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? सुनो, कोलिजन में कितने टाइप्स के कोलिजन पढ़ते हो? एक तो है आपका इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड वन इज द इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना, एंड अनदर वन इज द परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं, ठीक है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करते हैं। एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। तो एक बात समझना है कि तीनों कोलिजन में, पूरे कोलिजन में ही क्या होता है? मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। देन इट मीन्स व्हाट? मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व्ड का क्या मतलब है कि मोमेंटम इनिशियल जितना होगा उतना ही मोमेंटम फाइनल होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, तीनों के तीनों टाइप जो कोलिजन है उसमें मोमेंटम कंजर्व होता ही होता है।
सेकेंड पढ़ो, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन बट मोमेंट, फिर से यही गलत, मोमेंटम तो तीनों में कंजर्व होगा, तो बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व बट मोमेंटम इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व होता ही होता है, और अगर मोमेंटम कंजर्व है और पूछा काइनेटिक एनर्जी, बोला नॉट कंजर्व, बिल्कुल है, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है ना, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन। जरा डी को भी पढ़ोगे, डी में क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, नहीं ये तो सरासर गलत है। डी गलत क्यों है, क्योंकि डी में तो मोमेंटम कंजर्व तो होता ही होता है, बट काइनेटिक एनर्जी हमेशा चेंज करते रहता है। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी अलग तरीके से, और इन इलास्टिक में, और परफेक्टली इन इलास्टिक में अलग तरीके से, ठीक है ना, ऑल टाइप में सेम नहीं होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 107। 107 में क्या करा है, व्हेन आफ्टर कोलिजन द डिफॉर्मेशन इज नॉट रिलेव्ड एंड द टू बॉडीज मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन इट इज। ओके, सिंपल सा बात है कि आफ्टर द कोलिजन आपको बोला है कि डिफॉर्मेशन के बारे में एंड टू बॉडीज मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, तो इसमें देखो इलास्टिक कोलिजन नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन में नहीं होगा, हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्यों, सुनो, बहुत अच्छा एग्जांपल इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो सिंपल सा कि रोड पे एक कोई 4 व्हीलर जा रहा है, ठीक है ना, एक कोई 4 व्हीलर जा रहा है, और आप यहाँ पे रोड पे क्या खड़े हो, आपने क्या किया, कीचड़ हाथ में उठाया, कीचड़ भी एक ऑब्जेक्ट है, 4 व्हीलर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो आपने कीचड़ को पकड़ के इस पर फेंक दिया। जैसे ही फेंकोगे तो क्या ही हो जाएगा बताओ, कीचड़ आपको नहीं लगता है कि इस पर चिपक जाएगा, और क्योंकि गाड़ी आगे जा रहा है तो कीचड़ भी उसके साथ साथ आगे जाएगा, मतलब ये दोनों के दोनों पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सिस्टम। तो इस दोनों में क्या हो गया, दोनों के दोनों बॉडी एक साथ जाते हैं। अगर दोनों बॉडी एक साथ गया है तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 108। 107 का आंसर क्या हो गया, सी। 108 में देखो, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व कौन नहीं रहेगा, ठीक है ना, ओके, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, ठीक है ना, तो अपना आंसर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि तीनों टाइप में हमने पढ़ रखा है ना, काइनेटिक एनर्जी तो है, किसी में कंजर्व होगा किसी में नहीं होगा, ठीक है ना, एंड मोमेंटम तो तीनों में होता ही होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है ना, 109, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। चलो, इलास्टिक जब टाइम इम्पैक्टिंग का टाइम वहाँ पे देखो, एट टाइम ऑफ इम्पैक्ट मतलब ड्यूरिंग कोलिजन। सुनो ध्यान से, अब लेट सपोज ए मास m1 है, इसका u1 प्लस ए मास u2 है, मास m2 इसका u2 है, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, जाहिर सी बात है कोलिजन होना है तो u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये हो गया आपका बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, इस बीच में दोनों के दोनों टकरा रहे होंगे, इसी को अपन बोलते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, या इसी को आप बोल सकते हो टाइम ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है, जब दोनों बॉडी फिर अलग अलग चली जाएगी, ये जाएगा v1 से, ये जाएगा v2 से, तो जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट देखो, बिफोर कोलिजन में अगर दोनों का u1 u2 अगर दे रखा है, u1 u2 कुछ भी वेलोसिटी होगी, जब ये टकरा रहा होगा ना, जब ये कोलिजन कर रहा होगा, तो यहाँ पे जब ये कोलिजन कर रहा होता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी उस टाइम पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है कि दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी अपना जीरो हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी डिक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। जब टकरा रहा होता है उस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1110। 1110 देखो जरा, इन इलास्टिक कोलिजन 100% एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन। ये तो बहुत इजी, ये सब केस आप याद ही रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दो तीन चीज़ें क्या याद रखनी है, जब कभी भी इलास्टिक कोलिजन हो, ठीक है, और मास दोनों बॉडी का क्या हो, सेम हो, मास ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम। अगर ऐसा होता है ना तो हमेशा क्या होता है, इनका वेलोसिटी जो हो जाता है इंटरचेंज हो जाता है।
डन, इंटरचेंज हो जाता है। यही तो बोला 100% एनर्जी ट्रांसफर। 100% एनर्जी ट्रांसफर का मतलब इतना ही तो है कि वेलोसिटी चेंज हो गया, और वेलोसिटी चेंज हो गया तो जो इनिशियल में जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वही बाद में। जैसे देखो ना, एक मिनट, ए बॉडी यहाँ पे, ए बॉडी यहाँ, m1 यहाँ पे है, और लेट सपोज मान लो ए एम है तो ए भी एम। अगर ए जा रहा है u1 से, ए जा रहा है u2 से, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ए भी मास, ए भी मास, इसकी v1 और इसकी v2। v1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, u2 के बराबर, v2 किसके बराबर हो जाएगा, u1 के बराबर। देखो तो कहीं ना कहीं m1 u1 सेम, जो मास इधर है वही वेलोसिटी उधर। अगर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी ही, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र की बात हम जब करते हैं ना कि टोटल कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो देखोगे काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखोगे इनिशियल में तो हाफ एम u1 का स्क्वायर प्लस हाफ एम u2 का स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी देखोगे कितना फाइनल, तो हाफ एम v1 कितना हो गया, u2 ही हो गया ना। इस बात को समझ रहे हो ना। चलो, हाफ एम v2 कितना हो गया, u1 ही हो गया। तो दोनों के दोनों तो सेम ही है, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी पहले था उतना ही बाद में, मतलब 100% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। कब हो गई है, ये इंपॉर्टेंट है, जब दोनों का मास सेम होता है। और मास सेम होता है तो इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाता है, इसकी वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाती है। डन, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1110 का, 110 का ऑप्शन नंबर ए, कि जब मास सेम होगा ना तभी 100% एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, और नहीं तो हम इन अदर वर्ड यू कैन से व्हाट, कि इनका वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 111। चलो, क्या बोला, इफ टू इक्वल मासेस m1 m2 कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन वेयर m2 इज एट रेस्ट एंड m1 मूव्स विद द वेलोसिटी। अरे सेम, अभी ये सब बात बहुत बार अपन डिस्कशन पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं ना। देखो, सबसे पहले कोलिजन कैसा है, इलास्टिकली, तो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू कितनी होती है, 0, सॉरी माय बैड, ई की वैल्यू 1, मतलब इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। ये हो गया आपका इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन है ही तो सुनो, अगर मास सेम है, अभी हमने पढ़ा है, मास अगर सेम हो जाए तो इनकी जो वेलोसिटी हो जाती है इंटरचेंज हो जाती है। फिर से सेम, अगर लेट सपोज ये मास m है, ठीक है ना, ये u1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये मास m है, ये u2 से इधर जा रहा है, कोलिजन अगर होगा तो u1 ग्रेटर देन u2 होना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा बिफोर कोलिजन BC, ठीक है ना। तो जो आफ्टर कोलिजन यहाँ पे मैं इधर बना रहा हूँ, आफ्टर कोलिजन ए जाएगा v1 से, ए जाएगा v2 से। ये बहुत अच्छी बात आपको पता है यहाँ पे है, क्या पता है आपको, एक मिनट, कि v1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, u2 के, और v2 किसके बराबर हो जाएगा, u1 के, है ना। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में 11111 में 111 क्वेश्चन नंबर क्या बोला, u2 वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि ये रेस्ट पे है। तो m1 जो v1 मास था, ये बॉडी नंबर 1, ये बॉडी नंबर 2, ये बॉडी नंबर 1, ये बॉडी नंबर 2, ठीक है ना। तो v1 की वैल्यू u2 के बराबर, और u2 कितना था, 0। तो आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट मास है वो रेस्ट में हो जाएगा, एंड आफ्टर कोलिजन जो सेकेंड मास है उसकी वेलोसिटी थी v2, और v2 की वैल्यू है u1, और u1 कितना, u1 तो u1 ही था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर 112 को ध्यान से देखो। क्या बोला, अ पार्टिकल ए सफर्स एन ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन विद अ पार्टिकल बी दैट इज एट रेस्ट इनिशियली, इफ देयर मासेस आर द सेम देन आफ्टर कोलिजन क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। आओ चलो चेक करते हैं अच्छे से। ओके, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, अपने को अच्छे से पहले चेक करना पड़ेगा। एक मिनट, चलो, लेट सपोज आप ऐसा मान लो कि कोई एक ए मास है, ठीक है ना,
और दोनों का मास सेम है ना, लेट सपोज ए मास है, ए वी वेलोसिटी से ए u1 वेलोसिटी दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये आ रहा था आपका u1 वेलोसिटी से, और ऑब्लिक कोलिजन है ना, तो मान लो कि यहाँ पे कोई एक मास रहा होगा, ऐसे कर दो इसको जरा, सुन इधर जा रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और लेट सपोज यहाँ पे कोई m मास वही है और ये रेस्ट में रखा हुआ है, रेस्ट में रखा है, तो इसकी u2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ए बॉडी इधर जाएगी और दूसरी बॉडी लेट सपोज इधर आ रही है, ये आपका v1 और ये आपका v2, कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों के बीच में एंगल कितना, लेट सपोज कुछ एंगल होगा ही होगा। अच्छा, एंगल क्यों कह रहा हूँ तो सुनो ध्यान से, अब m है तो इसका मोमेंटम कितना, m इंटू u1, इसका मोमेंटम कितना, 0, ठीक है ना। अच्छा, आफ्टर कोलिजन वाले में मोमेंटम अगर आपको निकालना पड़े तो क्या आफ्टर कोलिजन को मैं pf के नाम से बोलूँगा इधर, तो pf इक्वल टू क्या ही हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, ध्यान से देखो, एक मिनट रुको, इस वाले बॉडी का ए m मास है, ए m मास है, इसका मोमेंटम कितना, m इंटू वी1, इसका मोमेंटम कितना, m इंटू वी2। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर डायरेक्शन होता है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मैं जरा इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पहले तो लिखो मोमेंटम तो कंजर्व होना ही होना है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो पी आई इक्वल टू पी एफ, ठीक है ना। क्योंकि आफ्टर कोलिजन दोनों वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है, मुझे नहीं पता कि थीटा क्या है, बट अलग डायरेक्शन में है। क्यों, हेड ऑन कोलिजन होता तो लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग ही जाता है, और यहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन है तो कुछ ना कुछ एंगल तो बन ही रहा होगा। तो ध्यान से देखो, क्या मैं इसको इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको नाम ऐसे दे दो, इसको नाम दे दो P1 और इसको नाम दे दो P2, ठीक है ना। तो P इक्वल टू P1 वैक्टर प्लस P2 वैक्टर बोलूँ, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है ना, इसलिए मोमेंटम भी अलग अलग डायरेक्शन। अच्छा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एक चीज़ तो आप यहाँ समझ गए होंगे ना वेक्टर के अकॉर्डिंग, कि सर ये होता है वाई वेक्टर, अगर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा होता है तो दो वेक्टर का समेशन ही तो वाई वेक्टर है। अगर ऐसा है तो क्या इसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर का, कैसे निकालेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए और बी के बीच में जो एंगल होता है वही तो थीटा होता है। यहाँ पे P1 और P2 के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है ना। ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं, या तो ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं करना है तो क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर और P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर का इसका स्क्वायर, और कभी भी वेक्टर का स्क्वायर होता है तो एज अ मैग्नीट्यूड ही बताता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ पी स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 वेक्टर P2 वेक्टर 2P1 P2 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, थीटा, यही वाला थीटा है, ठीक है ना, P1 और P2 के बीच का जो थीटा है सो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके, ठीक है ना। P1 P2 के यहाँ पे क्या ही लोगे, मैग्नीट्यूड ही तो लोगे। चलो ना, तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखते रहो, क्या P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, ओके। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में मैं क्या लिख सकता हूँ, जितनी काइनेटिक एनर्जी इधर है उतनी काइनेटिक एनर्जी फाइनल में भी होगी, तो हाफ, क्योंकि 100% ही तो कन्वर्जन होता है ना, तो जितना इधर उतना उधर है, पक्का ना। इनिशियल में जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितना है, इतना प्लस 0 इक्वल टू हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर, ओके। यहाँ से देखो तो दोनों टाइप इक्वेट करो, इक्वेट करोगे तो क्या हाफ 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 कट जाएगा। और ध्यान से देखो, क्योंकि मास अभी रुक जाए, एक मिनट, मास को अभी रहने ही देते हैं, इस ध्यान से अगर देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में मास से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक एक मास से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड,
तो इधर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी वन का स्क्वायर प्लस एम, क्योंकि मास तो दोनों में सेम दे रखा है ना, इसीलिए तो मास से मैं सेम कर रहा हूँ। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, मास से मल्टीप्लाई कर दिया। कर दिए हो तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या आ गया, एम वी का होल स्क्वायर। ये किसका आ गया, एम वी वन का स्क्वायर। ये किसका आ गया, एम वी टू का होल स्क्वायर। अगर ऐसा आ गया है तो मैं यहाँ से क्या एम वी, देखो तो एम वी, इसको क्या पी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको पी वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको पी टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जरा। चलो क्या कर दो, 2 को 1 में पुट कर दो या 1 को 2 में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ सो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पी स्क्वायर की वैल्यू कितना पुट करोगे उधर, चलो करो तो जरा। क्या मैं पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर लिख दूँ, और इधर इक्वेशन नंबर 1 में था ना, पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस थीटा। ध्यान से देखोगे तो क्या पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर, ये पी वन पी टू इधर मैं ले आऊँ इसको, तो ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू 2p1 p2 कॉस थीटा। क्या ये चीज़ आपस में कैंसिल आउट, इधर हो गया 0 इक्वल टू 2p1 p2 कॉस थीटा। ध्यान से देखोगे तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0/2p1 p2, इसकी वैल्यू कितनी, 0। तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ से एक रिजल्ट और तुम्हारे पास आ गया, इसको हमेशा याद रखो कि अगर ऑब्लिक कोलिजन हो, कौन सा कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, और इसके साथ इलास्टिक हो, एंड इसके साथ एक चीज़ और, मास सेम, मतलब इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन हो और उसमें अगर मास सेम है तो हमेशा 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 आफ्टर कोलिजन बॉडी, दोनों बॉडी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब दोनों के दोनों बॉडी म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या करेंगे, मूव करेंगे। डन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए क्या है, दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अ कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन वाइल बी, ये भी गलत है। सी देखो, दे विल मूव इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, हाँ जी भाई साहब, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो या तो ये रिजल्ट याद रख लो, और नहीं तो ऐसे निकालना चाहोगे तो कैलकुलेशन करके ऐसे आप निकाल सकते हैं। डन। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, ओके।
सो इसकी वैल्यू हमारे को कितनी आ गई है, v डैश की वैल्यू माइनस का v/3, ठीक है ना। तो माइनस से तो अपने को ऐसे मतलब नहीं है, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन ही दिखाने आया है ना। चलो, तो हमसे बस पूछा है काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसे लिख देता हूँ मैं, इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर मतलब फाइनल, ठीक है ना। और ये किसका है, फॉर कोलाइडिंग बॉडीज़ का, किसका है, कोलाइडिंग बॉडीज़ का। तो कोलाइडिंग बॉडी यहाँ पे कौन है, सिर्फ नंबर 1 वाला ही कोलाइडिंग बॉडीज़ है, ठीक है ना। तो निकाल दूँ हाफ m, इसको ऐसे लिखो v का स्क्वायर अपॉन हाफ m v डैश का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। हाफ से हाफ गया, m गया, v तो v स्क्वायर रहेगा, v डैश की वैल्यू कितनी है v/3 माइनस का v/3, क्योंकि माइनस तो ऐसे डायरेक्शन दिखाने आया है, ठीक है ना। आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, नहीं तो माइनस का तो स्क्वायर ही होना है, v स्क्वायर अपॉन 9, तो v स्क्वायर 9 चला जाएगा ऊपर, v स्क्वायर नीचे, कैंसिल आउट, इज 9, तो 9/1, नहीं नीचे कुछ है तो क्या लिखूंगा 9/1। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी बिफोर कोलिजन टू द आफ्टर कोलिजन, बोले तो फाइनल कितना हो गया 9:1। सो 9:1 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन नंबर पढ़ो आप जरा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ कैपिटल मास एट रेस्ट, ठीक है ना, एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन बट विद 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। क्या बोला है, 2 kg का कोई मास है, मैं डायग्राम बनाते चलता हूँ। 2 kg का कोई मास है और कोई u1 वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, ठीक है ना, और कैपिटल m kg का कोई मास है जो रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, u2 = 0, ठीक है ना। देन कोलिजन होने के बाद 2 kg का मास आया और आते आते कैपिटल मास से टकरा गया। टकराने के बाद क्या बोला है, एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, मतलब ये राइट डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मूव करेगा। ओरिजिनल डायरेक्शन u1 देखो तो इधर ही है ना, तो आफ्टर कोलिजन भी इसी साइड, इसी एरो में क्या होगा, राइट साइड में ही मूव करेगा। बट 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी स्पीड, u1 स्पीड से चल रहा था, सेकेंड बॉडी का तो 0 था, तो माना क्या जाएगा, फर्स्ट बॉडी का u1 स्पीड से जा रहा है, तो आफ्टर कोलिजन u1/4 से जाएगा। बट और कुछ आफ्टर कोलिजन नहीं बोला है, तो दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि सर 2 kg कहीं दूसरे जगह चला गया और m kg कहीं चला गया, ऐसा नहीं, कुछ नहीं बोला है। तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि सर 2 kg और m kg दोनों एक साथ कंबाइंड होके चल रहा होगा, और ये दोनों के दोनों बॉडी एक साथ टुगेदर और एक साथ स्टिक होके एक साथ कंबाइंड होके, इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन में आपने देखा था ना कि या तो दोनों में कंबाइंड होके जाता है आफ्टर कोलिजन, या दोनों एक साथ जाता है, वही केस ये भी है। तो एक किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी मैं v बोल देता हूँ और v1 की वेलोसिटी u1/4, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस हो गया। अब क्या कर दो, इसमें मोमेंटम कंजर्व करिए, और जैसे ही आप इसमें मोमेंटम कंजर्व करेंगे, क्योंकि कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व हम यहाँ पे बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। सो Pi = Pf, देखो m1u1 प्लस m2u2 = m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि दोनों बॉडी एक साथ ही चल रही है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, m1 प्लस m2 × v, इस पूरे को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। m1 कितना है 2 kg और वेलोसिटी इसकी कितनी है, स्पीड इसकी u1 है, प्लस m2 कैपिटल M है और इसकी 0 है, ठीक है ना, रेस्ट पे था, तो इधर कितना हो जाएगा 2 + m और इसकी स्पीड कितनी है u1/4, ठीक है। चलो दैट मीन्स इसकी वैल्यू तो 0 हो गई सेकेंड वाले की, इसका हो जाएगा 2u1 = 2 + m u1/4, u1 से u1 कैंसिल आउट हो गया। जब ध्यान से देखोगे तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई किधर हो जाएगा ना, तो 8 = 2 + m, तो कैपिटल M, सो कैन आई कैन ईजिली राइट हियर व्हाट, m = 6 kg। तो जो सेकेंड बॉडी था ना 2 नंबर का बॉडी, वो कितना kg का हो गया, 6 kg का। ऑप्शन चेक करो, देखो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर 119।
119 में क्या बोला, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम एंड मूविंग विद 600 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg हैंगिंग विद द स्ट्रिंग। पहले इसका डायग्राम बनाओ। देखो पहले तो एक किसी भी रोप से स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को हैंगिंग कराओ। 1 मिनट रुक जाओ जरा, थोड़ा इसका डायग्राम मुझे सही से बनाना है। चलो लेट सपोज ये बुलेट है, ठीक है ना। अब ये बुलेट क्या कर रहा है, बुलेट है आपका 20 ग्राम का बुलेट है और ये जा रहा है 600 मीटर पर सेकेंड से। 600 मीटर पर सेकेंड का मतलब u1 है, ठीक है ना। प्लस किसी स्ट्रिंग से क्या कनेक्टेड है, कोई एक ब्लॉक, ठीक है ना। और ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है और ये ब्लॉक कितने का है, 4 kg है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स u2 हो गया 0 ब्लॉक का। अब एक बात मुझे आप बताइए कि ये बुलेट आएगा 600 मीटर पर सेकेंड से आएगा और इस ब्लॉक को हिट करेगा। अब देखो ब्लॉक को हिट करने के बाद क्या होगा, ये आपका यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक को जैसे ही हिट किया और ब्लॉक को हिट करने के बाद ये बुलेट बाहर निकल के भी चला गया। तो मतलब पहले तो ब्लॉक रेस्ट में था और जैसे ही बुलेट ने इसको हिट किया तो इस ब्लॉक के पास अपनी कोई वेलोसिटी आ गई होगी। ये वही वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी से ये बुलेट बाहर निकल गया होगा, उसी वेलोसिटी से ब्लॉक मूव करेगी। इनफैक्ट ब्लॉक तो मूव करके थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर मोशन कर जाएगा, अब ब्लॉक पहुंच जाएगा यहाँ पे। मानते हो कि नहीं मानते हो। और बुलेट आगे कहीं बाहर निकल के इस डायरेक्शन में बुलेट चला जाएगा। डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना अभी तक। चलो बढ़िया। तो बुलेट तो चला गया इधर और ब्लॉक आपका चला गया थीटा एंगल से ऊपर। क्या ये सर्कुलर मोशन हो गया? हाँ, बोला है ब्लॉक अपने ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर कितना गया, 0.2 मीटर। ध्यान से इसको समझते जाओ, ये वर्क एनर्जी पावर का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर का भी थोड़ा सा यूज हो गया। दैट मीन्स सुनो, ब्लॉक निकला होगा इस ब्लॉक, सॉरी बुलेट निकला है इस ब्लॉक से v डैश स्पीड से। v डैश स्पीड, सुनो ध्यान से, v डैश स्पीड क्या है, जिस स्पीड से ये जो बुलेट है ये बॉक्स को हिट करके बाहर निकल गया होगा। और जब हिट करके बाहर निकला होगा तो ब्लॉक को भी तो v डैश स्पीड ही मिल गया होगा ना। और उसी v डैश स्पीड से ये ब्लॉक भी क्या कर गया होगा, ऊपर ऐसे जाके मूव किया होगा और कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे 0 हो गया होगा। 0 कौन हुआ है, बॉक्स हुआ है, तभी तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुक गया। ठीक है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, v डैश की वेलोसिटी ही निकालना है। v डैश स्पीड क्या है, v डैश वो वेलोसिटी है जो वेलोसिटी बुलेट ने बॉक्स को हिट करके और वहाँ से निकल गया, उसको अंदर से एकदम छेदते हुए निकल गया, ठीक है ना। और v डैश स्पीड से ही बॉक्स क्या किया, ऊपर थोड़ा सा सर्कुलर मोशन करता हुआ ऊपर चला गया, ज़मीन से, ग्राउंड से 0.2 मीटर ऊपर।